आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोई इसको अगला एचडीएफसी बैंक बता रहा है, कोई इसको अगला मल्टी बैगर बता रहा है। आखिर क्या हो गया है ऐसा जिसकी वजह से इस बैंक शेयर में निवेशकों को इतना ज्यादा ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा है? तो चलिए आज की वीडियो में डिटेली बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में और जानते हैं कि आखिर इस बैंक ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इसको एचडीएफसी जैसे दिग्गज बैंक के साथ कंपेयर किया जा रहा है। मैं हूं आपका दोस्त भरत शंकर, चलिए शुरू करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जिसका मार्केट कैप अराउंड 22,500 करोड़ है और इस बैंक के करीब 260 ब्रांचेस के नेटवर्क है। और इस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस मिला था 2015 में और उसी साल इस कंपनी का शेयर भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी हो गया था। पहले इस बैंक को आईडीएफसी बैंक के नाम से जाना जाता था, लेकिन दिसंबर 2018 में आईडीएफसी बैंक का कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्जर हो गया और उसके बाद ये कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नाम से जाना गया। और इस मर्जर के साथ ही बैंक के लिए रिटेल ओरिएंटेड बैंकिंग सेक्टर में भी जगह मिल गई। तो ये था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए अभी जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो गया है इस बैंक में जिसकी वजह से इसको अगला एचडीएफसी बुलाया जा रहा है और इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शेयर को लेकर के बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया है। और ऑप्टिमिज्म के यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो कारण हैं और इन दोनों कारणों को हम डिटेली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कारण आता है इस कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के परफॉर्मेंस, जिसमें ऑप्टिमिस्टिक होने के बहुत सारे कारण इन्वेस्टर्स ने ढूंढ लिए। तो दिसंबर क्वार्टर में दो इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आए, एक इसके डिपॉजिट्स के ऊपर और दूसरा इसके लोन बुक्स के ऊपर, जिसको देख के इन्वेस्टर्स को ऐसा लगने लगा कि एचडीएफसी ने जो रास्ता तय किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उसी रास्ते को रीट्रेस कर रहा है, ऐसा इन्वेस्टर्स को लगने लगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा इन्वेस्टर्स को क्यों लग रहा था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिट्स के बारे में। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने दिसंबर क्वार्टर में ये बताया था कि इनके जो डिपॉजिट्स है वो अराउंड 11.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुए हैं। तो ऑन द सरफेस अगर आप देखेंगे तो ये जो परफॉर्मेंस है इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप इन डिटेल्स को बारीकी से देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नजर आएंगे। तो अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पेश करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं। हमारे टेलीग्राम चैनल में हम स्टॉक मार्केट और स्टॉक के रिलेटेड अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। और उसके साथ साथ अगर आप घर बैठे बैठे शेयर मार्केट में बाय एंड सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टॉक मार्केट बेसिक सीखना जरूरी है और उसके साथ साथ आपके पास डीमैट अकाउंट होना भी जरूरी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक के ऊपर ही क्लिक करके अगर अकाउंट खोला है तो उस अकाउंट आईडी को हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे शेयर कर दीजिए, जिससे आप फ्री में हमारे जो स्टॉक मार्केट क्लासेस होते हैं सैटरडे और संडे को उसको फ्री में अटेंड कर सकते हैं और हमारे प्रैक्टिस ट्रेडिंग ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके चेक करें। चलिए अभी डिस्कशन पे वापस आते हैं जहां पर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले थे जो हमें ये बताएगा कि इस कंपनी में इतना ज्यादा ऑप्टिमिज्म क्यों इन्वेस्टर्स दिखा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, कंपनी का डिपॉजिट अराउंड 11.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है, लेकिन उसके अलावा ये जो रिटेल डिपॉजिट है उसका ग्रोथ यहाँ पर बहुत तेजी से हो रहा है। और अभी कंपनी के ये जो लो कॉस्ट करंट एंड सेविंग अकाउंट्स डिपॉजिट होते हैं वो अराउंड 48.2% ऑफ द टोटल डिपॉजिट बनते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्योंकि अगर आप सितंबर क्वार्टर से इस डेटा को कंपेयर करके देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में ये मात्र 36.5% था, लेकिन वही दिसंबर क्वार्टर में जैसा कि मैंने बताया था ये अभी इंक्रीज होके 48.2% ऑफ द टोटल डिपॉजिट बन गया है। तो इस डेटा से यहाँ पर ये तो क्लियरली पता चलता है कि कंपनी जो है या बैंक जो है अपना जो डिपॉजिट है उसको तेजी से ग्रो कर रहा है और इस टोटल डिपॉजिट में जो रिटेल डिपॉजिट का हिस्सा है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं ये जो रिटेल डिपॉजिट होता है इसके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस इसीलिए किया जाता है क्योंकि इन डिपॉजिट्स के ऊपर जो बैंक इंटरेस्ट पे करता है वो बहुत ही कम होता है। और बैंक का बिजनेस क्या है? कम ब्याज पे पैसा अंदर लेना और ज्यादा ब्याज पे पैसा बाहर छोड़ना लोन के रूप में।
और रिटेल डिपॉजिटर्स के साथ एक और एडवांटेज ये भी है कि रिटेल डिपॉजिटर्स छोटे छोटे अमाउंट्स में पैसा जमा करते हैं बैंक में, और रिटेल डिपॉजिटर्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। मतलब बहुत सारे रिटेल डिपॉजिटर्स छोटे छोटे अमाउंट में बैंक में डिपॉजिट्स रखते हैं। और वही अगर आप कॉर्पोरेट डिपॉजिटर्स की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट डिपॉजिटर्स का नंबर बहुत ही छोटा होता है, लेकिन वो डिपॉजिट्स बड़े अमाउंट के रखते हैं। मतलब 1 करोड़ रुपए एक कॉर्पोरेट डिपॉजिटर से आना या 1-1 लाख रुपए 100 रिटेल डिपॉजिटर से आना एक ही बात होती है। लेकिन वही अगर एक कॉर्पोरेट अकाउंट बंद हो जाता है तो 1 करोड़ रुपए बैंक के हाथ से रातों रात निकल जाता है। लेकिन वही रिटेल डिपॉजिटर्स के केस में 100 अकाउंट बंद होना है 1 करोड़ रुपए बैंक से बाहर जाने के लिए। और इसीलिए बैंकिंग सिस्टम में जो पैसा रिटेल डिपॉजिटर से आता है उसको मोर रिलायबल माना जाता है। तो चलिए अभी बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लोन्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप इस कंपनी के रिटेल लोन ग्रोथ देखेंगे तो वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि कंपनी ने अराउंड 24% का रिटेल लोन ग्रोथ दिखाया है। और अभी इनका जो टोटल लोन है उसमें से रिटेल लोन अराउंड 64% का हिस्सा बनाती है, जो कि बहुत ही उम्दा है, बहुत ही सुपीरियर है। और इनके जो लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स थे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेडीली रिड्यूस हो रहे हैं, विच इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर द बैंक। और बैंक के मैनेजमेंट ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि वो एक रिटेल लेंडर का दर्जा हासिल करना चाहते हैं, और इस बात पे उनको ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन भी दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटेल फ्रेंचाइजी ग्रोथ, जो इनके रिटेल लोन और रिटेल डिपॉजिट दोनों में विजिबल है। तो कुछ टाइम पहले हमने डिपॉजिट्स को रिटेल डिपॉजिट और कॉर्पोरेट डिपॉजिट में सेग्रीगेट करके डिस्कस किया था, वैसे ही यहाँ पर लोन पे भी वो अप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पोरेट्स को लोन देना बहुत ही आसान है। अगर आप 1 करोड़ रुपए एक कॉर्पोरेट को दोगे और अगर बैंक का नसीब खराब है और वो 1 करोड़ रुपए पे डिफॉल्ट कर देता है तो आपका पूरा 1 करोड़ रुपए चला जाता है। और वही अगर आप 1 करोड़ रुपए रिटेल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब 1 करोड़ रुपए को 1-1 लाख रुपए का रिटेल लोन करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे रिटेलर्स में, तब आपकी कैपिटल सेफ्टी बन जाएगी। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा अगर 5% ने भी डिफॉल्ट कर दिया, मतलब 5 लोगों ने भी डिफॉल्ट कर दिया, तो 1 करोड़ रुपए कैपिटल में मात्र 5 लाख का ही नुकसान होगा बैंक को। लेकिन यहाँ पर ये जो बाकी का 95 लाख है, अगर बैंक उसके ऊपर 9% भी इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उनको आसानी से 8.55 लाख रुपीज मिल जाएंगे। और अगर आप इसमें से 5 लाख रुपए का कैपिटल लॉस भी काट ले तो बैंक को फिर भी यहाँ पर अराउंड 3.55 लाख रुपीस का फायदा होगा। और इसी कारण के लिए बैंक्स के लिए जो कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं, और रिटेल लोन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेफ होते हैं। और अभी तक जो हमने रिटेल लोन और रिटेल डिपॉजिट की बात की, वही कारण है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज बैंक के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और ये बात 2000s की है, जब सारे बैंक्स कॉर्पोरेट लोन्स के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन्स देना बहुत ही आसान था। आसान के साथ साथ कॉर्पोरेट लोन डिस्ट्रीब्यूट करना चीप भी था, क्योंकि अगर कोई रिटेल लोन देने जाता तो वहां पर कॉस्ट ऑफ डिस्पर्शन बहुत ही ज्यादा था। क्योंकि रिटेल में अगर आपको 10 लोन देने हैं तो आपको 10,000 लोगों को कॉल करना पड़ेगा, उनके फॉर्म्स प्रोसेस करना पड़ेगा, बैकग्राउंड चेकिंग करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिससे खर्चा बढ़ जाता है। और इसीलिए बैंक्स क्या कर रहे थे, 1 लाख लोगों को ढूंढने से बेटर है ये जो 1 लाख लोगों को अमाउंट देने वाले थे बैंक, वो एक ही कॉर्पोरेट को दे रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे एचडीएफसी बैंक इन सारे बैंक्स के ऑपोजिट काम कर रहा था, जहां पर एचडीएफसी अपना जो रिटेल लोन है और रिटेल डिपॉजिट्स है उसको बहुत ही तेजी से इंक्रीज कर रहा था, और वही दूसरे बैंक्स के कंपैरिजन में अपने कॉर्पोरेट लोन्स और कॉर्पोरेट डिपॉजिट को तेजी से रिड्यूस कर रहा था। और आगे चल के जब बैंकिंग क्राइसिस आया, क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स डिफॉल्ट कर रहे थे, जैसे कि अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, रुचि सोया, आलोक इंडस्ट्रीज, भूषण स्टील्स, एमटेक ऑटो जैसे बहुत सारे कंपनीज डिफॉल्ट करने लगे, और जिन्होंने भी कॉर्पोरेट लोन से ज्यादा दिए थे वो सारे फंस गए। लेकिन एचडीएफसी ने तो रिटेल लोन दिया था, और रिटेल लोन लेने वाले कौन है, यूजुअली जो व्हाइट कॉलर जॉब्स में काम करते हैं, या मतलब आप मान लीजिए 9 to 5 जॉब्स में जो काम करते हैं, वो थे एचडीएफसी के लोन कस्टमर्स, जिन्होंने घर के लिए लोन लिया था, गाड़ी के लिए लोन लिया था, पर्सनल लोन लिया था। और हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि जो भी रिटेलर्स होते हैं जो लोन लेते हैं, उनमें से 98% ऑफ द लोग टाइम पे लोन वापस भी दे देते हैं। और इसीलिए जब बैंकिंग क्राइसिस का टाइम आया था तो उस टाइम एचडीएफसी इकलौता बैंक था जो ग्रो कर रहा था और अपने बिजनेस में थ्राइव कर रहा था।
और इसी डायरेक्शन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी जाता देखकर सारे इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट अभी इस बैंक के ऊपर बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं। और ये ऑप्टिमिज्म जायज है कि नहीं, आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन भी जता सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो अपलोड होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल में हम एक पब्लिक ओपिनियन पोल कंडक्ट करेंगे, जहां पर आपका ओपिनियन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर क्या है आप उसको जता सकते हैं। तो दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्टिमिस्टिक होने का पहला कारण था। तो चलिए अभी बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिटेल डिपॉजिट्स को और ज्यादा एक्सिलरेट करेगा, क्योंकि बैंक ने अनाउंस किया है कि फॉर सेविंग्स अकाउंट बैलेंस अप टू 1 लाख रुपीज, मतलब आपके सेविंग्स अकाउंट में अप टू 1 लाख रुपीज है, तो उसके ऊपर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको 7% का इंटरेस्ट देगा, जो कि पहले 6% था। और वही अगर आप दूसरे मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे, वो बैंक्स मात्र 3 से 4% का इंटरेस्ट देते थे ऑन अ सेविंग अकाउंट। और वही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर सेविंग्स अकाउंट में किसी भी डिपॉजिटर का डिपॉजिट मोर देन 1 लाख था, तो पहले से ही उसको 7% इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल रहा था। और इस आइडिया से या इस एक्शन से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी ये जो छोटे डिपॉजिटर्स का मार्केट है उसमें अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकता है, जिससे बैंक में डिपॉजिट्स के रूप में और ज्यादा पैसा आएगा कम इंटरेस्ट के रूप में, और वही पैसों को बैंक ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन के रूप में दे सकता है। और वही डिपॉजिट्स एंड सेविंग्स अकाउंट्स में जो बैलेंसेस है अगर आप उसको एग्रीगेट करेंगे तो पर कस्टमर अराउंड 5 लाख रुपीज आता है। और ये सारा डिपॉजिट और ये सारा बैलेंस जो है गवर्नमेंट का डिपॉजिट गारंटी इंश्योरेंस स्कीम के अंडर कवर्ड है। मतलब अगर कल बैंक इनेबल होता है या बैंक इन बैलेंस को या इस डिपॉजिट को पे नहीं कर पाता है किसी भी कारण के लिए, तो इसका सारा जिम्मेदारी सरकार ले लेगा। और इससे पहले इस कंपनी के कंक्लूजन के ऊपर बात करें, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कंपनी का प्राइस चार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक महीने का प्राइस चार्ट लगा के रखा है, और एक महीने में इसने अराउंड 17.3% की रैली की है। और वही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे ऑन क्वार्टरली बेसिस, तो दिसंबर 2019 तक कंपनी हैवी लॉस पोस्ट कर रहा था, लेकिन मार्च 2020, जून 2020 और सितंबर 2020 के क्वार्टर में कंपनी ने यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट पोस्ट किया है, जहां पर इनका नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में आ गया है। और वही अगर आप टिकर टेप के फोरकास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 एनालिस्ट ने इसके ऊपर ओपिनियन दिया है, और 10 एनालिस्ट में 30% ऑफ द एनालिस्ट इसके बाय फेवर में है और 70% ऑफ द एनालिस्ट इसके बाय फेवर में नहीं है। तो वही टिकर टेप के अगर आप प्राइस फोरकास्ट देखेंगे तो वो आईडीएफसी बैंक के नेगेटिव साइड में नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो टिकर टेप ये बता रहा है कि फोरकास्ट फॉर जैन 2022 तक कंपनी अराउंड 16.55% की रिटर्न दे सकती है। अगर ये एवरेज परफॉर्म करेगा तो 25.41% का लॉस दे सकता है। और वही अगर कंपनी का शेयर बुरा परफॉर्म करता है तो ये -53.38% तक का लॉस यहाँ पर दे सकता है। तो यहाँ पर टिकर टेप का फोरकास्ट यहाँ पर नेगेटिव साइड में नजर आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था, आप अपना ओपिनियन क्या है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के वोटिंग में आप पोस्ट कर सकते हैं, और वो वोटिंग में ये वीडियो अपलोड होते ही तुरंत मैं पोस्ट कर दूंगा। तो अभी कंक्लूजन की तरफ बढ़ने से पहले हमारे जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं, जो हम बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज है स्मॉल केस में। पहला है एसिंक लॉन्ग टर्म जेम और दूसरा है एसिंक सुपर वेल्थ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन दोनों पोर्टफोलियोज में ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं है, और एसिंक लॉन्ग टर्म जेम्स ने अभी तक अराउंड 16.24% का रिटर्न दिया है, और वही एसिंक सुपर वेल्थ ने अराउंड 32.68% का रिटर्न यहाँ पर डिलीवर किया है। और आपके रेफरेंस के लिए मैंने इन दोनों स्मॉल केस पोर्टफोलियोज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप जाके देख सकते हैं इन पोर्टफोलियोज में मैंने कौन कौन से स्टॉक ऐड किया है। और ये लिंक सिर्फ स्मॉल केस मोबाइल ऐप में ही खुलता है, तो इसीलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्मॉल केस ऐप का भी डाउनलोड लिंक दे दिया है। तो चलिए अभी बात करते हैं इस कंपनी के कंक्लूजन के ऊपर। तो यहाँ पर अभी तक हमने इतने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बात किए, लेकिन यहाँ पर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि कंपनी का जो ग्रॉस बैड लोन था वो सितंबर क्वार्टर में अराउंड 2.62% था, लेकिन अभी इस क्वार्टर में वो रिड्यूस होकर अराउंड 1.62% हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट ये मानते हैं कि पैंडेमिक की वजह से जो पोटेंशियल स्ट्रेस्ड एसेट्स है वो एक बहुत बड़ा रिस्क पोज करता है, और इसको काउंटर करते हुए मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि उन्होंने ऑलरेडी ये जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है उसको एंटिसिपेट कर लिया है और उसकी तरफ प्रोविजनिंग भी रख दिया है। प्रोविजनिंग मतलब उनके प्रॉफिट से ये जो लॉस होने वाला है कैपिटल का, उसकी भरपाई के लिए
एक सेपरेट अमाउंट ऑलरेडी उन्होंने उसके लिए अलाउड कर दिया है, जिसको प्रोविजनिंग बोलते हैं बैंकिंग टर्म्स में। लेकिन यहाँ पर एनालिस्ट का कंसर्न ये है कि अभी कोविड प्रोविजनिंग जो है वो मात्र 2.2% ही रखा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। लेकिन एनालिस्ट के हिसाब से ये जो स्ट्रेस्ड एसेट प्रेशर है वो 2.2% से ज्यादा हो सकता है। और इन्हीं नेगेटिव पॉइंट्स को रियलाइज करते हुए मे बी अभी मार्केट इस स्टॉक को फ्लैट चला रहा है थोड़ा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप इस कंपनी के वैल्यूएशन देखेंगे इसके पीयर्स के कंपैरिजन में, तो ये बहुत ही मॉडेस्ट लग रहा है मुझे। क्योंकि इतना ज्यादा गेन होने के बावजूद भी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अभी भी 1.3 टाइम्स इट्स एस्टिमेटेड बुक वैल्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 ट्रेड कर रहा है। जिसको आप बंधन बैंक से कंपेयर करके देखेंगे तो वो अराउंड 3 टाइम्स मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और वही इसका जो लार्जर पीयर है इंडसइंड बैंक, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंडसइंड बैंक अराउंड मल्टीपल ऑफ 1.8 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो वैल्यूएशन है वो अभी मॉडेस्ट लेवल पे है। तो ये था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर हमारी टीम का रिसर्च। और ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमारी टीम बहुत ज्यादा मेहनत करती है। आप अगर हमारे टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में उनके बारे में जरूर कुछ लिख दीजिए। और ऐसे क्वालिटी कंटेंट अगर आप आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई नया वीडियो डाले तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव